नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में होगा शुरू। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास के अफसर और राजनयिक होंगे शामिल। रक्षा मंत्रालय ने हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत 3 खरीद प्रस्तावों को किया मंजूर। चीन से लगती सीमा पर लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उठाया कदम। 4,276 करोड़ रुपए की लागत से होगी हथियारों की खरीद। गुवाहाटी वनडे में 45वां शतक जड़कर 49 शतक लगाने वाले तेंदुलकर के और करीब आए विराट कोहली। विराट के शतक के दम पर पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराया। और RRR के गाने नाचू नाचू ने जीता गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में मिला अवार्ड। अब फिल्म की ऑस्कर पर है नजर। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज से जयपुर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी भी संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 दिनों तक लोकतंत्र सशक्तिकरण और विधायी संस्थाओं के कामकाज को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मंथन करेंगे। इस सम्मेलन में मोटे तौर पर जो टॉपिक रखे हैं वो रखे हैं लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। G20 के कॉन्टेक्स्ट में जो पहला टॉपिक रखा वो G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। दूसरा रखा है टॉपिक संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं उत्पादक युक्त बनाने की आवश्यकता। तीसरा रखा है डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडलों का संयोजीकरण और संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता। तो ये मोटे बिंदु रखें जिस पर मोटे तौर पर चर्चा होगी। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक में सम्मेलन की कार्यसूची को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि सम्मेलन के दौरान G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व और उसमें विधानमंडलों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हो। मंगलवार को जयपुर में विधानसभाओं के सचिवों का 59वां सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव के साथ ही विभिन्न विधानसभाओं के सचिव भी शामिल हुए। सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। This is extremely important because sharing and exchanging of information and knowledge and experience ultimately helps enrich our legislative bodies in their functioning, in the issues that are taken up, in the management of issues. And today, in the first round of discussions that we had on improving committee systems in state legislatures, we did get a lot of views and ideas and also information on innovation that is being carried out in different legislative bodies of the country. In my view, it is a very, very important platform whereby the state legislatures and the Parliament of India, all the legislative bodies get a chance to share the experiences, the best practices, and prepare a perspective
for the future as to how one can improve the efficiency and effectiveness of the legislative bodies. Equally important would be the fact of trying to imbibe technology in our processes, whereby we can provide better services to the members in discharge of their parliamentary functions, and also the secretariat, where the employees are also able to discharge their functions in a more effective and efficient manner. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर सम्मेलन में अपने हिस्सा लेने की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आज सुबह 11:10 पर मैं वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होऊंगा और सम्मेलन के संदर्भ में अपने विचार रखूंगा। राज्य के 2 दिवसीय निवेशक सम्मेलन में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास के अफसर और राजनयिक भाग लेंगे। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, इस विषय पर आयोजित इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी खास तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि और विशेष सम्मानित अतिथि के तौर पर ये दोनों ही शामिल हुए थे। देश के दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा सम्मेलन में खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के साथ ही दवा, वस्त्र, रसायन और सीमेंट इकाइयां चलाने वाले प्रमुख उद्योगपतियों की भी भागीदारी होगी। सम्मेलन के आयोजन में पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी वाला ये कार्यक्रम पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट वाला होगा। चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए की लागत से 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने मंजूरी दी। इनमें 2 प्रस्ताव थल सेना के लिए और तीसरा भारतीय नौसेना के लिए था। मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने एओएन को हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और संबंधित सहायक उपकरण की खरीद के लिए मंजूरी दे दी, जिसे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता मजबूत होगी। रक्षा खरीद परिषद ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकास के तहत वीएस होराड मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर भी मंजूरी दी है। इसके अलावा डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाजों और अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के संबंध में ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत ने ओडिशा तट के एक परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी द्वितीय मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि पृथ्वी द्वितीय का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पृथ्वी द्वितीय मिसाइल भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है। यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ने मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर को सफलतापूर्वक मान्य किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाएं हैं और सभी महत्वपूर्ण मामले उनके समक्ष नहीं आने चाहिए। पीठ ने जोशीमठ के अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। स्वामी सरस्वती की ओर से पेश अधिवक्ता परमेश्वर नाथ मिश्रा ने याचिका का उल्लेख किया और तत्काल आधार पर सुनवाई के लिए बुधवार को इसे सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था। जोशीमठ में जमीन धीरे धीरे धंस रही है और घरों, सड़कों और खेतों में
बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोखिम वाले घरों में रह रहे 600 परिवारों को तत्काल वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों में बसे और धीरे धीरे धंस रहे जोशीमठ शहर में सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा भूविज्ञान पर भारत ब्रिटेन कार्यशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि यह निगरानी प्रणाली बुधवार को स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की कमजोर ऊपरी परत और उपपरत के धंसने की भौतिक प्रक्रिया को समझने के लिए मूलभूत अनुसंधान की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 100 ऐसे और भूकंप केंद्र पूरे देश में खोले जाएंगे ताकि वास्तविक समय में निगरानी और डाटा संकलन किया जा सके। भारतीय पासपोर्ट धारकों की कुल संख्या जल्द ही 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। साथ ही ई पासपोर्ट के 2023 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आशीष मिंठा ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ परिसंवाद सत्र में कहा कि अब भारत में 9.6 करोड़ लोगों के पास वैध पासपोर्ट है और ये आंकड़ा बहुत जल्द 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट के 2023 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है और वर्तमान में ई पासपोर्ट को लेकर परीक्षण स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तत्काल पासपोर्ट के लिए साक्षात्कार के प्रतीक्षा समय को घटाकर अगले कार्य दिवस और सामान्य श्रेणी में 3 कार्य दिवस कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को महिला मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति निवास पर हुए कार्यक्रम में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। उपराष्ट्रपति ने महिला पत्रकारों को नववर्ष की बधाई दी और नए साल में उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। मीडिया की शक्ति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों को सूचना पहुंचाने और जागरूक रखने में पत्रकारों के योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों की महिला पत्रकारों ने हिस्सा लिया। साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR के सुपरहिट सॉन्ग नाचू नाचू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जीत का परचम लहराया है। इस अवार्ड्स में रामचरण और जूनियर NTR के इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर के खिताब मिला है। लॉस एंजलिस में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन हो रहा है। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारतीय फिल्म RRR के गाने नाचू नाचू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। एस राजामौली की सुपरहिट फिल्म RRR को इस साल के गोल्डन ग्लोब की 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के सम्मान जीतने के बाद अब सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म के पुरस्कार पर सबकी नजर है। एस राजामौली, रामचरण, जूनियर NTR और MM कीरावानी लॉस एंजलिस में मौजूद हैं। निर्देशक पिछले कुछ महीनों से लॉस एंजलिस में हैं और यहां RRR के ऑस्कर अभियान में भाग ले रहे हैं। This is the first nomination and first win for this writing team. They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics of Natu Natu in RRR. Accepting the award is MM Keeravani. फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। Glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में रेवोल्यूशनरीज नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय सरकार की अब निरस्त हो चुकी आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और एआईएसए के सदस्य शेहला रशीद शोरा का भारतीय सेना के खिलाफ किया गया ट्वीट भारी पड़ गया है। दिल्ली एलजी वी.के. सक्सेना ने भारतीय सेना के बारे में किए गए विवादित ट्वीट को लेकर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि शेहला ने साल 2019 में भारतीय सेना के खिलाफ ये ट्वीट किए थे। उस वक्त उन्होंने सेना पर कश्मीर में लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगी। ये टीम नागालैंड और मेघालय जैसे चुनावी राज्यों का भी दौरा करेगी। आयोग फरवरी के दूसरे सप्ताह से पहले इन राज्यों में चुनाव कराने की योजना बना रहा है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं की पदोन्नति की सिफारिश की। कोलेजियम के प्रस्तावों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें लोगों की जान जाने के मामले में देश के खराब रिकॉर्ड से चिंतित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लोगों से सड़कों पर सावधानी से चलने के बारे में जागरूकता लाने के लिए आज से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। दुनिया में हर साल जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें 11% से ज्यादा भारत में होती हैं। रामगढ़ में सिख रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 31 सप्ताह तक होने वाली ट्रेनिंग में जवानों को युद्ध कौशल सिखाया जाएगा और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये जवान सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात होंगे। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में कुल 988 अग्निवीरों को 2 फेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। वाणी फाउंडेशन गणमान्य अनुवादक पुरस्कार 2023 डेजी रॉकवेल को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में हिंदी और उर्दू भाषा के प्रति योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 22 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर बुकमार्क के दौरान आयोजित किया जाएगा। देश की विलुप्त होती चीता आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में नामीबिया के 8 चीतों को पिछले साल सितंबर में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि इसी क्रम में राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फरवरी में और चीते लाए जाएंगे। साथ ही फरवरी से टूरिस्ट सफारी की इजाजत भी दी जाएगी। कटक में 13 जनवरी से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप शुरू होने जा रहा है। उड़ीसा के 2 शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में सभी 44 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले आज कटक में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा। टॉप 10 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पेरू में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके मद्देनजर प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जल्द से जल्द चुनाव और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज ही होता जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारी वर्तमान राष्ट्रपति को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। ये घटना जुलियाका एयरपोर्ट पर हुई है। इस हिंसा में अब तक कुल 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो विद्रोह के आरोप में 18 महीने की कैद झेल रहे हैं। अमेरिका में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि चीन का मुकाबला करना नई कांग्रेस की शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता होगी। कांग्रेस सदस्य मिच मैककॉल ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने वाली कांग्रेस के लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा रहेगी और आखिरकार ये जवाब भी मिलेगा कि अफगानिस्तान से वापसी इतनी बड़ी आपदा क्यों थी। बता दें कि मैककॉल को मंगलवार को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का प्रमुख चुना गया था। अब उनकी जीओपी को प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त है। पहले वो समिति के एक रैंकिंग सदस्य थे।
ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्टेस्टाइन का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके डॉक्टरों ने मंगलवार देर रात इसकी घोषणा की। वो 82 वर्ष के थे। एथेंस में निजी हेगिया अस्पताल के कर्मचारियों ने पुष्टि की कि कॉन्स्टेंटाइन की गहन देखभाल इकाई में इलाज के बाद मृत्यु हो गई है। उन्होंने साल 1964 में 23 साल की उम्र में युवा सम्राट के रूप में सिंहासन पर काबिज हुए थे। वो नौकायन में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुके हैं। शक्तिशाली तूफान को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा की। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बाइडेन ने शक्तिशाली तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के कारण कैलिफोर्निया जनजातीय और स्थानीय प्रतिक्रिया प्रयासों के पूरक के लिए संघीय सहायता का आदेश दिया है। संघीय आपातकालीन घोषणा होमलैंड सुरक्षा विभाग और संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को सभी आपदा राहत प्रयासों के समन्वय के लिए अधिकृत करेगी। कैलिफोर्निया में करीब 40 मिलियन लोगों का घर है। कनाडा ने देश के गृह युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के घोर और व्यवस्थित उल्लंघन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे सहित 4 श्रीलंकाई लोगों पर प्रतिबंध लगाया है। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के अलावा स्टाफ सार्जेंट सुनील रत्नायके और लेफ्टिनेंट कमांडर चंदना पी हेत्तियाराचिथे पर भी बैन लगाया गया है। बयान में कहा कि विशेष आर्थिक उपाय विनियम सूचीबद्ध व्यक्तियों पर कनाडा और कनाडा के बाहर के कनाडाई व्यक्तियों को इन सूचीबद्ध व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न होने या प्रदान करने के प्रतिबंधित करके किसी भी लेन देन पर रोक लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। तेरहवें भारत अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी TPF की होने वाली बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि विज्ञान कंपनी कॉर्टेवा के CEO चक मैग्रो से मुलाकात की। दोनों के बीच कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत में कंपनी के निवेश पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की व्यापार मंत्री कैथरीना ताई के साथ होने वाली TPF बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, जहां कृषि, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सेवा सेक्टर और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिकी निवेशकों और कंपनियों के लिए भारत में और भारत के साथ सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए असीम अवसर है। उन्होंने कहा कि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के अलावा हम क्वाड, I2U2, IPEF जैसे कई प्लेटफॉर्मों के तहत मिलकर काम कर रहे हैं। ऑटो एक्सपो शो 2023 का ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आज से आगाज होने जा रहा है। 8 दिवसीय एक्सपो के पहले दिन 30 से अधिक वाहन कंपनियां 3 वैश्विक और 75 से अधिक अन्य वाहन पेश करेंगी। इनमें आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन शामिल होंगे। कंपनियां ऑटोमोबाइल जगत की नवीनतम तकनीक से भी लोगों को रूबरू कराएंगी। 16वें ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। एक्सपो का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे, जिसके बाद ऑटो एक्सपो में आम जनता को प्रवेश मिलेगा। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने 67 रनों से अपने नाम कर लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली ने 113 रन, रोहित शर्मा 83 और शुभमन गिल ने 70 रनों की पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी। मेहमान टीम की तरफ से कप्तान धशुन शनाका ने जुझारू 108 रनों की पारी खेली। उनके अलावा निशांका ने 72 रनों की पारी खेलकर मेजबान टीम को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की।
इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से जीत हासिल कर ली है। देश में पहली बार वृंदा राठी, जे नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली महिला अधिकारी बनी। ये पूर्व स्कोरर, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पूर्व खिलाड़ी हैं। वेणुगोपालन झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच जमशेदपुर में अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं, जबकि नारायणन सूरत में रेलवे बनाम त्रिपुरा और राठी पोरवोरिम में गोवा बनाम पुडुचेरी मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं। ये तीनों महिला प्रतियोगिताओं की प्रतिष्ठित अधिकारी हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के महिला अंपायरों को पुरुष घरेलू प्रतियोगिताओं में मौका देने के फैसले से उन्हें रणजी ट्रॉफी में अधिकारी की भूमिका निभाने का मौका मिला है। बता दें कि बीसीसीआई ने पंजीकृत 150 अंपायर में सिर्फ 3 महिला शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 11 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 11 जनवरी साल 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी सादगी के पर्याय थे। अपने साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने साल 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो भारत के जवानों और किसानों के श्रम को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 जनवरी साल 2008 को एडमंड हिलेरी का निधन हुआ। साल 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नॉर्वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। इस कीर्तिमान के बाद उन्होंने एक और कीर्तिमान को छुआ। साल 1958 में एडमंड हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के सर्वाधिक लोकप्रिय सर हिलेरी का चित्र न्यूजीलैंड के $5 के नोट पर भी अंकित किया जाता है। हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया।